4 बार की सत्ता पाया हुआ दलित बहुत दिन तक सत्ता से दूर नहीं रह सकता। सत्ता पाने की जो उसकी जिज्ञासा है, जो उसकी भूख है, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जिंदा है। 132वें बाबा साहब के जन्म दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया में बाबा साहब एक ऐसा ही व्यक्तित्व है कि प्रोफेसर साहब, हेलो हेलो, मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा मंच पे जो भी हमारे सभी को मेरा जय भीम। सभी को मेरा जय भीम। एक बार हम ऊंची आवाज में लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। कल माना कि कल हमारे मकानों की दीवारें कच्ची थी, माना कि कल हमारे मकानों की दीवारें कच्ची थी, लेकिन उन कच्ची दीवारों में पक्के इरादों वाले लोग पैदा हुए। आपके इस कार्यक्रम को देख करके मुझे लगा ये भीम बाजार और ये तमाम जो व्यवस्था आज आपके बीच में है, मैं दिल से साधुवाद देता हूं। आज की जो आयोजन समिति है उसके अध्यक्ष श्री अमनदीप जी, महासचिव ललित दास जी, राहुल सिंह जी, लेखा परीक्षक कृपाल सिंह जी, नरेंद्र मोहित जी, महेश भाई, रमन जी, मेरठ से चलकर मेरे साथ आए डॉक्टर सुशील कुमार गौतम जी, मेरे दूसरे साथी प्रोफेसर मनोज जाटव जी, मेडिकल कॉलेज से चलकर जो आए हैं सुशील कुमार जी, सुंदर भाई और तमाम लोग। हालांकि ये मौसम ऐसा है कि बहुत लंबे विचारों की आवश्यकता नहीं है, गीत भी है, संगीत भी है और एक उत्साह भी है। एक छोटी सी बात आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। पहला जो हमने कार्यक्रम देखा जिसका मैं हिस्सा बना 2 अप्रैल बुलंदशहर में, और ये कंटिन्यूस चलता चलता ये जो चला जा रहा है, लोगों को लगा कि दलितों की सत्ता से दूरी, दलितों की सत्ता से दूरी कहीं उनको निराशा की ओर ना ले जाए। लेकिन आज ये कार्यक्रम जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे देश में, ये उन लोगों के लिए जवाब है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 बार की सत्ता पाया हुआ दलित, 4 बार की सत्ता पाया हुआ दलित बहुत दिन तक सत्ता से दूर नहीं रह सकता। सत्ता पाने की जो उसकी जिज्ञासा है, जो उसकी भूख है, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जिंदा है। 132वें बाबा साहब के जन्म दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया में बाबा साहब एक ऐसा ही व्यक्तित्व है कि दुनिया के महान अर्थवैज्ञानिक, दुनिया के महान लेखक, दुनिया के महान कानूनविद और दुनिया के महान पत्रकार, मैं समझता हूं कि अपने जीवन काल में बाबा साहब ने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा कि जहां उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं उपस्थिति दिखाई हो। और एक बात तो सारी दुनिया जानती है कि जो सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है उसको जितने मजबूती से बाबा साहब ने लड़ा, कमजोर चाहे कोई भी है, हर उस कमजोर व्यक्ति की, लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया,
लोगों को आधी अधूरी जानकारी है। ये जो एक महिला ग्रुप आपके सामने संविधान में जो कर्तव्य है और जो मौलिक अधिकारों की बात की है, आपको ये बात माननी चाहिए कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो दलितों के आंदोलन की उठाई हुई मांगे हैं। वो दलितों के आंदोलन की जो 1000-1500 साल का जो आंदोलन है, उसमें समय समय पर जो मांगे उठाई गई है वो वही मांगे। साथियों, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। उस देश का आर्थिक ढांचा क्या है, उस देश का सामाजिक ढांचा क्या है, उस देश का राजनीतिक ढांचा क्या है। और ये सच है कि अगर देश का आप आर्थिक ढांचा देखेंगे तो उस आर्थिक ढांचे में हर जगह बाबा साहब की छाप है, हर जगह कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध की छाप है, हर जगह कहीं ना कहीं दलित मूवमेंट की छाप है। बाबा साहब ने जो किताब लिखी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो उनकी थीसिस का टॉपिक भी है, आपको ये जानकर के बड़ी खुशी होगी कि भारत की जो व्यवस्था है, जो गोल्ड आधारित व्यवस्था है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया में 2 तरह की व्यवस्था होती है। इस दुनिया में 2 तरह की व्यवस्था होती है। यूरोपियन कंट्रीज में आपको गोल्ड आधारित व्यवस्था मिलेगी, और जो अरबियन था, जो पुराने तरह की अरेबियन व्यवस्था थी, उसमें कहीं ना कहीं चांदी आधारित व्यवस्था थी। बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा कि इस देश की व्यवस्था को, इस देश की इकोनॉमी को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको जोड़ना है तो उसको कहीं ना कहीं आपको चांदी आधारित नहीं, आपको गोल्ड आधारित अर्थव्यवस्था को संभालना पड़ेगा। और ये हुआ, और आज तमाम लोग जो दावा कर रहे हैं कि भारत ग्रोइंग है, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब की सोच है। इस देश की बैंकिंग व्यवस्था, बाबा साहब ने आरबीआई का निर्माण किया। बाबा साहब ने कहा कि एलआईसी जैसी संस्थाएं भी इस देश में हो। बाबा साहब ने जब 1942 में, बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर हैं गवर्नर की काउंसिल में, तो बाबा साहब ने इस देश के सामने बाकायदा लेबर कानून बनाए, और भारत में वही लेबर कानून लागू हैं। अभी कोरोना के बाद जब सरकार को लगा, क्योंकि सरकार ने ये वादा कहा था, लोगों से वादा किया था देश के प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं आपका काम नहीं जाने दूंगा, और लेबर कानून ये कहता है कि कोई भी कंपनी मालिक किसी आदमी को बिना 3 महीने के नोटिस से निकाल नहीं सकता। इन्होंने कहीं ना कहीं उसको चेंज किया, ये मजबूरी रही। काम के घंटे क्या होंगे? काम के घंटे पहले 12 घंटे थे। बाबा साहब ने अंग्रेजों को समझाया, तमाम लोगों को समझाया कि काम के घंटे घटाइए। अगर काम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ है, अगर काम करने वाला व्यक्ति अगर कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम का तनाव नहीं है, तो निश्चित रूप से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपका लाभ बढ़ेगा। अभी एक इंस्पेक्टर साहब यहाँ कह रहे थे कि महिलाओं के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए अगर प्रसूति की आप बात करते हैं, वो कह रहे थे कि प्रसूति अवकाश बाबा साहब ने बनाया। आपको ये बात भी मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर थे, तो बाबा साहब एक कोयला खदान का दौरा करते हैं, और उस कोयला खदान में एक महिला जो उसके प्रेगनेंसी का लगभग समय पूरा है, वो बाबा साहब के पास आती है और बाबा साहब से कहती है कि बाबा साहब मुझे आपसे कुछ कहना है। आज मैं जिस अवस्था में हूं, मुझे सबसे अच्छा भोजन चाहिए। सबसे अच्छा भोजन तब मिलेगा कि जब मेरे पास पैसे होंगे। पैसे तब होंगे कि जब मेरे पास नौकरी होगी, क्योंकि आमतौर पे लोग, जो ठेकेदार होता था, जो काम करने वाले लोग थे, वो उन महिलाओं को निकाल देते थे। आधार ये रखते थे कि ये काम नहीं करेगी। बाबा साहब आए
आए और बाबा साहब ने ये कहा, उन अंग्रेजों के सामने ये बात कहने कहा कि ये उसका राइट है। अगर कोई भी महिला अगर ऐसे अवस्था के दौर से गुजरेगी तो उसको कहीं ना कहीं अवकाश का व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब आप हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, कौन कहता है कि बाबा साहब ने जो कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर किसी दलित उत्पीड़न के ऊपर उन्होंने इस्तीफा दिया था? इस देश की नारियों के लिए उन्होंने कहा, हिंदू कोड बिल इस देश की नारियों के लिए कहा, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाए। आज लोग कह रहे हैं कि महिला स्पेस में भी जाएगी, महिला हवाई जहाज भी उड़ाएगी, महिला लड़ेगी भी, महिला इंजीनियर भी बनेगी। लेकिन काश आप बाबा साहब की बात को मान लेते। बाबा साहब ने कहा कि अगर हिंदू कोड बिल लागू करो, इस महिलाओं की स्थिति चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, उनकी स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है। अगर हिंदू कोड बिल लागू होता, महिलाओं के जो राइट्स हैं, महिलाओं की जो संपत्ति में अधिकार है, अगर वो लागू होते तो भारत का तमाम जो परिवेश है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि टर्की में एक मुस्लिम कंट्री है, टर्की बड़ा कठोर है, लेकिन वहां के एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने, उन्होंने 60 के दशक में टर्की को चेंज किया और उन्होंने ये महसूस किया कि कोई भी समाज या कोई भी देश अगर आधी आबादी को इग्नोर करेगा तो वो देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता। और आपको मालूम होना चाहिए कि अरब में टर्की जितना प्रोग्रेसिव है, इतना प्रोग्रेसिव शायद कोई अरब में कोई कंट्री है नहीं। ये बात हम पे भी लागू होती है। हमको भी ये बात मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ भी 50% आबादी है। जब तक हम अपनी महिलाओं के तमाम वो राइट्स, तमाम उनके अधिकार, उनका सोशलाइजेशन नहीं करेंगे तो दलित समाज कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। एक बात और कहूंगा कि देखो, एक छोटी सी मेरी शिकायत रहती है अक्सर कि तमाम दलितों के मंच, तमाम दलितों के जो सामाजिक संगठन हैं, मैं एक बात से लेकर के कहीं ना कहीं मतभिन्नता रखता हूं। मुझे लगता है कि जितना समय हम किसी व्यवस्था को कोसने में लगाते हैं, जितना समय हम किसी व्यवस्था को आप गलत सिद्ध करने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी इस देश का दलित, जो उसकी अपनी कल्चर है, जो उसकी अपनी व्यवस्था है, वो क्या खाता है, वो कैसे रहता है, वो कैसे सोचता है, वो तर्कशील है, बताइए लोगों को। उनका अपना क्या इतिहास है? अपना इतिहास आप बाबा साहब के लिटरेचर में देखो, अपना इतिहास भगवान बुद्ध की कहानियों में देखो, अपना इतिहास जो अशोक की कहानी है उसमें ढूंढो, अपना इतिहास घनानंद के अंदर, नंद वंश के अंदर जाकर के देखो, अपना इतिहास कुणाल के जाकर के देखो। ऐसे लोगों से बात करो। ये रात दिन जो है पतझड़ों की बात सुनाकर यूं मुझे ना उदास कर, मुझे नए मौसमों का पता बता, मुझे नए मौसमों का पता बता। आपको ये मानना पड़ेगा। देखिए, दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक वो लोग जो हमेशा परिस्थितियों को कोसते रहते हैं, और एक वो लोग जो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को अनुकूल ढालते हैं। क्योंकि परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी या नहीं होगी ये समय डिसाइड करेगा, लेकिन अगर आप परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगले मेरा मानना ये है, आज हल मत सोचो, आज हल मत सोचो अगले 20 साल बाद इस देश की व्यवस्था कैसी होगी, अगले 20 साल बाद इस देश में क्या माहौल होगा, उसके हिसाब से आप अपने बच्चों को तैयार करें। उनकी एजुकेशन ये सोच करके तैयार करें कि अगले 20 साल में इस देश के क्या हालात हो रहे हैं या क्या हालात होंगे। मैं खराब नहीं बता रहा हूं, क्योंकि परिवर्तन है, परिवर्तन आएगा, परिवर्तन मैं नहीं रोक सकता। दुनिया की बाउंड्री नहीं है, दुनियाओं की सीमा नहीं है, सब कुछ ग्लोबलाइजेशन है। एक व्यक्ति, हर व्यक्ति अमेरिका में जीता है, हर व्यक्ति यूरोप में जीता है, हर व्यक्ति के जीवन पे इस बात का प्रभाव पड़ता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में अगर युद्ध हो रहा है तो कहीं ना कहीं गांव में बैठा जो व्यक्ति है उसके जीवन को प्रभावित करता है। आप हर चीज में कहीं ना कहीं ये सोचे कि 20 साल बाद अगर आपको मकान कहां बनाना है ये भी सोचना पड़ेगा।
आपको किसी गली के अंदर मकान बनाना है या किसी हाईवे के ऊपर मकान बनाना है, यह भी आपको सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं नौकरियां घटेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नौकरियां घटेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको यह भी बात रखना पड़ेगा कि अगर सरकारी नौकरियां घटेंगी तो निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर में जाकर के रोजगार की उपलब्धता होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपको अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी है ताकि वो कल जो है आपके जो प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां हैं उसमें वो समाहित हो सके। लेकिन साथ के साथ आपका जो दलित मूवमेंट है, आपका जो दलित आंदोलन है, उसमें यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकारों से ये मांग करनी पड़ेगी, सरकारों को उसकी जिम्मेदारी याद दिलानी पड़ेगी। सरकार को ये बताना पड़ेगा कि अगर तमाम प्राइवेट सेक्टर इस देश के संसाधनों के ऊपर पलटते हैं, कोई भी इंडस्ट्री सिर्फ पैसा नहीं है। सरकार झूठ बोलती है, लोग झूठ बोलते हैं, लोग झूठ बोलते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई व्यक्ति धन लगाता है तो सरकार का नियंत्रण उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। झूठ है। अगर वो कितना पॉल्यूशन करेगा, वो कितने प्राकृतिक संसाधन यूज करेगा, क्योंकि पैसा लगाया है, आपको देश के प्राकृतिक संसाधन यूज करने पड़ेंगे। और अगर कोई फैक्ट्री मालिक अगर देश के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन यूज करता है तो निश्चित रूप से सरकार की ये जिम्मेदारी है कि ऐसी व्यवस्था में कहीं ना कहीं आपको आरक्षण सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये आपको सरकार को बताना पड़ेगा। आपको किसी के हिसाब से नहीं चलना, आपको अगले हिसाब से सोचना पड़ेगा। एक छोटी सी बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, ये सच है कि देश में धर्म की राजनीति का माहौल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देश में धर्म की राजनीति का माहौल है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं किसी और दलों से नहीं कह सकता, मैं पिछड़े वर्ग के लोगों से कह सकता हूं, मैं बहुजनों के नेताओं से उम्मीद करता हूं कि धर्म की राजनीति को खत्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करना। जिन दलित लीडर्स को यह लगता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करने से उसका एक वोटर छुटक जाएगा, उनको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कमजोर दलित से कोई नहीं जुड़ता, कमजोर दलितों के संगठन से कोई नहीं जुड़ता, एक ताकतवर दलित से हर कोई जुड़ेगा। आप अपनी व्यवस्था को ऐसे तय करेंगे। चलिए, मैं आपके मौसम को एक छोटी सी बात कह करके आपको एक बात जरूर करना चाहता हूं। बोलूं थोड़ा सा, वो 2 मिनट और लूंगा जोश से। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी कैसे जाए? क्योंकि दलितों के जो आंदोलन है, दलितों की जो मंच है, वो सवाल ही, और सवाल करते करते कहीं ना कहीं हमने बाबा साहब को भी लोगों के सामने एक सवाल बना करके ही खड़ा किया है। उन परिस्थितियों में जब बाबा साहब ने काम किया, तमाम लोगों ने बाबा साहब को सवाल सिद्ध करने की कोशिश करी, लेकिन बाबा साहब सवाल नहीं है, बाबा साहब जवाब है। सामाजिक न्याय की लड़ाई कैसी लड़ी जाए? तीसरी आजादी, सामाजिक आजादी एक्सप्रेस में आप अपने आप को बैठाएं, उसकी यात्रा करें। उसकी यात्रा करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह भी हो सकता है, ना उसका टिकट लगेगा, ना उसका पैसा लगेगा, ना आपको समय खराब करना है। आप अपने घर में बैठ करके तीसरी आजादी, सामाजिक आजादी एक्सप्रेस का आनंद लूट सकते हैं, दलितों के आंदोलन से जुड़ सकते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर के किसी कोने में या किसी सोफे में बैठिए और पीछे लिख दीजिए तीसरी आजादी, सामाजिक आजादी एक्सप्रेस। फोटो को अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालिए और देखिए, जिस दिन भारत में 1 लाख फोटो, 1 लाख पिक्चर अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से गुजरेगी, आप देखना दलित आंदोलन ऐसे गुजरेगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।
बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी, इसलिए आपको कहना जरूर चाहूंगा। मैं दलित हूं क्योंकि मैं तूफान में भी रह सका, मैं प्रलय को भी सह सका, मैं मौन में भी कह सका। मैं दलित हूं क्योंकि मैं साहस हूं शोषितों का, मैं उम्मीद हूं न्याय मांगने वाले पीड़ितों का, मैं प्रतिनिधित्व हूं अकेले खड़े का। और मैं दलित हूं क्योंकि मेरे अंदर बुद्ध का बुद्धित्व है, बाबा साहब का अमृतत्व है, काशीराम का वीरत्व है, मानवता का तत्व है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।